ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन देखो बेटा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर आर्यन अग्रवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। आप लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा होगा, अच्छा हो या बुरा हो, फ्यूचर में आपका सिलेक्शन हो या सिलेक्शन ना हो, वो सक्सेस और वो फेलियर दोनों ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सक्सेस भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका नहीं होगा वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी बच्चे मेरे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस बैच में 100 200 300 बच्चे नहीं हैं। लिमिटेड बैच साइज है, जिस वजह से हम हर किसी पे ध्यान दे पाएँ एंड परसेंटेज सिलेक्शन को बेहतर कर पाएँ, ये गोल है। अभी मैं और आगे डिटेल में बात करूंगा कि आप हम सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जिससे अल्टीमेटली सिलेक्शन हो पाए। बिकॉज आप इस बैच में आए हैं तो इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने से आए हैं। सिर्फ इस बैच में एडमिशन लेना तो किसी का सपना नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग इस सेशन को ढंग से अटेंड करें और आपस में बात ना करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ओरिएंटेशन आपने सही से अटेंड नहीं करा तो इसके बाद आपकी आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब कहीं ना कहीं यहीं से लिंक्ड होंगी। मैं जब भी हमारे काउंसलर सेशन लेंगे, टीचर्स गाइड करेंगे या मैं कभी आपको लोगों को गाइड करूंगा, तो प्रॉब्लम यहीं से निकले के आएगी कि आपने ओरिएंटेशन की कोई ठीक से बात नहीं सुनी है और उसे नहीं कर पा रहे। एंड उसका रीज़न भी क्या है भाई? अगर हम सीधी सी बात करें तो जब हम कोई गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट अगर हम खेलते हैं, तो उसके सर्टेन रूल्स हमें आने चाहिए। हमें सर्टेन रूल्स आने चाहिए कि भाई गेम के क्या रूल्स हैं, हमें कैसे खेलने हैं। तो ये जेई नीट की प्रिपरेशन भी एक गेम की तरह ही है। इनके रूल्स भी आप लोगों को आने चाहिए कि क्या किस तरीके से जेई नीट की तैयारी करनी है। आप लोगों ने पहले से जेई नीट की तैयारी नहीं करी हुई है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे नहीं पता आप लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि कैसे जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन रूल्स। ऐसा नहीं होगा कि सारे रूल्स आज ही समझ में आ जाएंगे, बट धीरे धीरे आपको इस अपने आप को उस माइंडसेट से बाहर लाना होगा। क्लास 10th में क्या होता था, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते थे, कभी थोड़ा पढ़ लिया, एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिया, प्री बोर्ड से पहले पढ़ लिया, फिर बोर्ड से पहले पढ़ लिया 1-2 महीना, 2-3 महीना, तो हमारा काम चल गया, 90% से ज़्यादा नंबर आ गए। क्लास 10th में ऐसा होता था कि अगर आप कम भी पढ़ रहे हो तो भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे विद लेस एफर्ट। बट जब आप क्लास 11th और 12th में आओगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों? मैं आप बता रहा हूँ कि क्यों डालना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 11th-12th का अगर आप पूरा सिलेबस मिला लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो पीसीबी या पीसीएम का सिलेबस अगर मैं देखूं 11th प्लस 12th का, तो अराउंड 90 चैप्टर्स हैं। 90 चैप्टर्स के नाम याद करना अपने आप में टफ है, और तुम्हें सिर्फ नाम याद नहीं करने हैं, इनके अंदर पढ़ना है और उसको बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है। जितना साइंस की पूरी बुक थी 9th-10th की मिलाकर, उतना शायद 1 से 2 चैप्टर है किसी एक सब्जेक्ट का, एक क्लास का। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है, और डिफ़िकल्ट है तभी वो काम की वैल्यू है। अगर कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल रही होती, इंजीनियर, डॉक्टर, आईआईटीएन, एम्स के डॉक्टर की लाइन लगी पड़ती, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ रेयर है या उतनी ज़्यादा नहीं है। भाई सोना चांदी महंगा है तभी तो वैल्यू है। अगर सस्ता हो जाएगा, सबके पास होगा, तब थोड़ी वैल्यू होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं क्लास 11 12 और स्पेशली जब आप जेई नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जेई में हर साल 17 लाख एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, नीट में हर साल 25 लाख एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो इतने बच्चों में अगर आप लोगों को compete करना है, तो आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हो, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि जो आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो।
बिकॉज़ सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा एंड स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है, बेसिकली हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन ही स्मार्ट वर्क है। तो आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, विद डायरेक्शन जब आप काम करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए आपको गेम के रूल समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या आपको करना है और कैसे करना है। भाई अल्टीमेट आपका टारगेट तो सबका सेम है, हो सकता है अभी किसी को कम आता हो, किसी को ज़्यादा आता हो, लेकिन अल्टीमेट टारगेट है आपका, या तो आईआईटी या एम्स या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एनआईटी हो सकता है। सबके टारगेट अलग अलग हो सकते हैं, बट फिनिश लाइन सबकी सेम है। और आपको सिर्फ जैसे एक मैराथन रनर को, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैराथन रनर, आप लोग को जो लगता है उसे लिखते जाओ, बाकी आगे चीज़ें आएंगी, उन्हें तो लिखना ही है। जैसे मैराथन रनर के ट्रैक्स डिफाइंड होते हैं, अपने ट्रैक पे भागता है ना, किसी दूसरे के ट्रैक पे तो नहीं भागता। तो आप लोग भी बेटा यही गलती करते हो, अपने ट्रैक पे तो भागते हो लेकिन दूसरे को भी देखते रहते हो, अरे ये बराबर वाली को तो मेरे से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कहीं मेरा ही दिमाग तो कम नहीं चल रहा। तो अपने आप को देखो, अपने ट्रैक पे भागो और अपने आप को देखो कि फिनिश लाइन से कितना दूर हो और क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो जिससे कि आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाओ। क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, आपने हो सकता है अलग लेवल से स्टार्ट करा हो, आपकी कंडीशंस अलग हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सभी को अपनी फिनिश लाइन तक पहुंचना है, जो आपका अपना ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक्स को समझें। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपटीशन इज टफ। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले तो समझ में आनी चाहिए कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ, कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। आपको समझना पड़ेगा कि अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने फिनिश लाइन के अकॉर्डिंग देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस करते जाइए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन में बेहतर होते जाएं। तो ये चीज़ बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं आपकी एकेडमिक्स पे। मैं एकेडमिक्स में बात करूंगा कि आपकी एकेडमिक्स स्कूल में जब आप पढ़ेंगे 2 साल 11th 12th में, तो किस तरीके से चलेंगी, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, उस सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है प्री प्रिपरेशन। अब ये प्री प्रिपरेशन क्या है? भाई प्री प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कैसे क्लासेस में आपको अच्छा लगेगा, कैसे आपका क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने 9th 10th बहुत अच्छे से करी है, या एटलीस्ट करी है, रिसेंटली करी है, एंड काफ़ी ज़्यादातर ने काफ़ी ठीक से ही पढ़ाई करी है, एंड उतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं था। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आज का होमवर्क देता हूँ कि एक दिन में आप क्लास 9th+10th कि जो साइंस की एनसीईआरटी थी, और जो जेई के बच्चे हैं वो साथ में मैथ्स की भी एनसीईआरटी लें, उनको पूरा एक बार रिव्यू कर लें। याद नहीं करना है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, इस चीज़ को नोट करते जाओ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एंड अल्टीमेटली यहीं से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सब चीज़ नोट करते जाओ, मैं बाद में देखूंगा भी कि कितनों ने नोट करा है और कितनों ने नहीं करा है। पहले दिन ही लो एनर्जी पे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हाई एनर्जी के साथ अपने को काम करना है, पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है जिससे कि हम सिलेक्ट हो पाए। अब ये क्लास 9th 10th की एनसीईआरटी क्यों करनी है? क्योंकि भाई अपने आप हमें चीज़ें रिलेटेबल लगनी चाहिए। 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, मोशन, वही चैप्टर अब 11th में आप मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, उसी को थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ोगे। 10th में आपने पढ़ी होगी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, वही चीज़ अब 11th में आएगी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी और एक्सपैंडेड लेवल पे। तो लेकिन आपको अगर वो बेसिक्स ही नहीं आते हैं तो फिर आपको समझने में बेटा दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार 9 10 जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आप लोगों को आता है, उतने को बहुत अच्छे से करते चलो और एक बार रिवाइज कर लो जिससे आपको लगे हाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो रिलेटेबल लग रहा है, तो समझ में आएगा। क्योंकि सिर्फ बैच में आने से, टीचर के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बताऊं पिछले 3 साल से बैच चल रहा है, 3 साल में हमारे 41 सिलेक्शन है नीट एंड जेई में। परसेंटेज सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बट
इसमें एक कैच ये भी है, ये आपको है जो बाहर दिखता है, लेकिन बहुत इसमें ऐसे भी बच्चे थे इसके अलावा जिनका नहीं हुआ। ज़्यादातर बच्चे थे जिनका नहीं हुआ। टीचर सारे सेम थे लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि सिलेक्शन टीचर नहीं देता है, सिलेक्शन बच्चों का होता है। आईआईटी में, एम्स में आप लोग जाएंगे, टीचर सिस्टम में या कोई और नहीं जाने वाला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करें, आपको अच्छी टीचिंग प्रोवाइड करें, आपके डाउट क्लियर करें, आपको टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बाकी आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करें, साइको एनालिसिस जो आपको चाहिए वो चीज़ हम प्रोवाइड करें। बट अल्टीमेटली पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर कोई ये बोल रहा है कि आ जाओ इस बैच में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये झूठ बोल रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लास 9 10 यही बेसिक्स हैं, यही बेसिक्स वीक रह जाते हैं 11 12 तक। मैथ से, नीट वाले बच्चे को मैथ से ही डर लग रहा होता है कि मैथ्स के चक्कर में पूरी फिजिक्स ही खराब कर देता है वो। तो क्लास 9 10 के बेसिक साइंस और मैथ्स को थोड़ा पढ़ लो। जेई वाले बच्चे मैंने देखे हैं कि केमिस्ट्री याद करने की चीज़ हम पढ़ेंगे ही नहीं, फिर नंबर ही नहीं लाते हैं केमिस्ट्री में। मैथ्स टफ आती है तो उसमें नंबर नहीं आते, केमिस्ट्री पढ़ते नहीं है इसलिए नंबर नहीं आते, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी तीनों चारों सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ने पड़ेंगे। वीक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करता हूँ मैं आपकी कि आपकी जर्नी कैसे रहेगी एट सीवीपीएस। आप जो स्कूल में आएंगे वो किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। तो भाई सीवीपीएस जो क्लासेस आपकी चलेंगी 1.5 घंटे की, डेली 4 क्लासेस होंगी, इंग्लिश ऑप्शनल सारी क्लासेस होंगी, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, बैच अलॉटमेंट आपका हो जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। बट आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो ऑलमोस्ट 6 आवर पर डे की क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है, 6 आवर पर डे की ये लगभग क्लासेस होंगी। एंड इसके बाद आप क्लासेस में क्या करेंगे? क्लासेस को बैठ के मूवी की तरह देखेंगे? ऑब्वियसली नहीं, आप क्लासेस में बनाएंगे नोट्स। तो आपको यहाँ पे बनाने होंगे फोकस्ड क्लास नोट्स। क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे भी हम अभी बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूँ। तो क्लास में बनेंगे क्लास नोट्स, आपको अच्छे से बनाना है क्लास नोट्स। एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं कि जो भी टीचर बोर्ड पे लिखता है, डिजिटल बोर्ड पे लिखता है, वो कुछ भी उन्होंने लिखा तो आप अपने आप को नोट कर लेना कि आप कैसे उतारते हो। एक कुछ लिखा फिर देखा, इस तरीके से नहीं उतारना है। सुनने में बहुत छोटी बात लग रही होगी, बट डिजिटल बोर्ड पे जो पूरी चीज लिखी है इस पे आपको एक बार में पढ़ के याद करके एक बार में उतारना है। तभी तो क्लास की चीज क्लास में याद होगी, वरना क्लास की चीज क्लास में कैसे याद होगी? तो अगर आपको क्लास की चीज क्लास में ही याद करनी है और आपको घर पे टाइम बचाना है प्रैक्टिस के लिए या क्लासेस का मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो जो भी बोर्ड पे टीचर ने चीज लिखी है वो एक बार में लिखनी चाहिए कॉपी पे। हाँ, अगर कई बार लग रहा है तो 2 बार देख लो शुरुआत में, बट इवेंचुअली आपको एक बार पे आना पड़ेगा। बाकी क्लास नोट्स के बारे में और बात करते हैं। फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे घर, और घर पे करना है आपको क्लास रिव्यू। ठीक है, प्रैक्टिस से पहले जो भी आज आपने पढ़ा उसका रिव्यू करना है। इसमें आप करीब इनिशियली अगर 4 क्लास हैं तो आप 1.5 से 2 घंटे लगा सकते हैं इस काम में शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एकदम से सारी चीज़ें नहीं आएंगी। और यहीं पे बहुत स्टूडेंट लैग करते हैं क्योंकि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, क्लासेस में समझ में आ जाता है, अब घर पे जाके पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो मज़ा आएगा, क्लास में अच्छा लगेगा, लेकिन आपका कुछ याद नहीं होने वाला है उससे। जब तक घर पे जाके पढ़ोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। या डायरेक्ट कुछ बच्चे होंगे जो करा अब सीधा प्रॉब्लम पे अटैक करो, तो प्रॉब्लम करने जाओगे फिर प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर परेशान होगे। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले ही हफ्ते में परेशान होते हैं कि भाई 10 प्रॉब्लम करी, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से 2 ही हुए,
और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब तो ये तो जेई प्रिपरेशन बहुत टफ है, नीट प्रिपरेशन बहुत टफ है, मेरा तो हो नहीं पाएगा, बैच छोड़ दो, खत्म करो। कई बच्चे ऐसा होते हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। दूसरा कौन सा बच्चा होता है, जो मैंने आपको कहा कि गेमिफाई करो अपनी प्रिपरेशन को। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 2 क्वेश्चन ही हुए, तो दूसरी अप्रोच क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने क्लास नोट्स पढ़े, रिव्यू करी और उसके बाद अगर मैंने प्रैक्टिस करी और अब भी 2 ही हुए, तो भाई 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मेरे को कुछ सीखने को है। और उनको सीखने, अगर सब कुछ आता होता तो इस बैच में एडमिशन क्यों लेते, फिर सीधा एग्जाम देने ही चले जाते ना। तो अगर 10 में से 2 क्वेश्चन भी हुए तो यू हैव 8 क्वेश्चन जिसमें आप कुछ नया सीख सकते हो। और जब नया सीखोगे, गलतियों से सीखोगे, तभी तो फाइनल एग्जाम में गलती नहीं करोगे। तो ये 2 अलग-अलग माइंडसेट है। अब ऐसे वाले बच्चे को अगर 10 में से कभी 8 क्वेश्चन ठीक हो गए, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। क्यों? उसे सीखने को ही नहीं मिला कुछ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो कभी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, शुरुआत में हो सकता है कम भी हों। ये आपका कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे जो आप सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, जो क्लास में कराया गया उसी को चेंज करके एग्ज़ाम में आ गया और वहीं आपने कर दिया, 90% से ऊपर आ गए और खुश हो गए। ऐसी चीज़ नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सीबीपीएस या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई और स्कूल नहीं बनाने वाला है। ये नेशनल लेवल की एजेंसीज़ होंगी, आईआईटीज़ होंगी, एनटीए नीट कंडक्ट कराती है, जेईई मेन भी एनटीए कराती है, जेईई एडवांस आईआईटी कंडक्ट कराती है। तो ये सब नेशनल लेवल की एजेंसीज़ और कॉलेज हैं जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं और पेपर को फ्रेम करते हैं। तो पेपर किसी को पता नहीं होगा। याद रखना, पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चंस कम भी हो रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, उन क्वेश्चन को डाउट लिस्ट में डाल के आपको पूछना है। 8 नहीं हो रहे हैं, 8 पूछो, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पूछें। बाकी मैं और अभी आगे आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करा, क्लास रिव्यू करी और क्लास रिव्यू में आपने क्या करा, नोट्स का मॉडिफिकेशन करा। मैं सब बात करूंगा कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी। आपने नोट्स का मॉडिफिकेशन करा और उसके बाद आपने क्या करी, प्रैक्टिस करी। नोट्स मॉडिफिकेशन कैसे करना है सब बताऊंगा, अभी चिंता बिल्कुल मत करो, एक एक चीज़ बताई जाएगी। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करी। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसके लिए आपको सीवीपीएस का स्टडी मटेरियल, जिसे मैं सीएसएम लिख रहा हूँ या सीवीपीएस स्टडी मॉड्यूल लिख रहा हूँ, वो आपको मिलेंगे और आपको उनसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब प्रैक्टिस कितनी देर करनी है, आपको कम से कम 4 से 4.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है डेली। डेली इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखो तो कितनी देर आपको पढ़ना है, कम से कम आपको अराउंड, ये मैं इनिशियली हिसाब से लिखा है, लेकिन आपको एटलीस्ट डेली 6 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर कोई भी 6 घंटे से कम डेली पढ़ रहा है तो वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी या हमारे टीचर्स के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर घुमा दे और आपका सिलेक्शन करवा दे। तो डेली 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है, होगा इसकी गारंटी किसी की भी नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी सीवीपीएस स्टडी मटेरियल से। उसके बाद आपके आएंगे कुछ सर्टेन डाउट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर डाउट रेजोल्यूशन करना है। डाउट रेजोल्यूशन कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। आपको करना है डाउट रिजोल्यूशन। डाउट रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज्म है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले तो जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का सल्यूशन बुकलेट आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी। आप उन बुकलेट से रेफर करके टेक्स्ट सल्यूशन देख सकते हैं। तो दैट इज नंबर 1 मैकेनिज्म। नंबर 2 मैकेनिज्म क्या है कि क्लास में ही जितने भी टीचर्स हैं वो सभी डाउट्स को लेंगे एंड डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। एंड बड़े बैचेस में ये चीज़ नहीं हो पाती है कि हर बच्चे का डाउट ले पाए, लेकिन बिकॉज छोटे बैच हैं एंड हमारा फोकस पर्सनलाइज अटेंशन है, इस वजह से
सब बच्चों के डाउट्स क्लास में ही मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो 2:30 के बाद हमारा डाउट सेशन भी है, जो जिसके भी डाउट्स उसके बाद बच जाते हैं वो उसके बाद भी 1 घंटे का टाइम है 2:30 से 3:30 तक, जब वो डेली बेसिस पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर डाउट रिजॉल्व नहीं होते हैं तो इवनिंग तक टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई दोबारा पढ़ना चाहता है, दोबारा समझना चाहता है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो डाउट रेजोल्यूशन का बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म आपके पास है। इसको कैसे यूज करना है अभी सब हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है इंटरनल टेस्ट। इसके बाद होगा आपका टेस्ट। पढ़ तो लेते हैं लेकिन टेस्ट पे नंबर नहीं आते। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो अगले एक अलग सेशन में बात करेंगे कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। बट आपका होगा टेस्ट ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी होगा एंड सब्जेक्टिव लेवल पे भी होगा। जेई का नीट का टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, नीट का पेन पेपर बेस्ड होता है, जेई का कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो लोग ब्रिज कोर्स अटेंड कर चुके हैं उन्हें इतनी बात आइडिया होगी, लेकिन कई बच्चे होंगे जो डायरेक्ट आ रहे हैं तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, फिर आपको करनी होगी टेस्ट की एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई कहाँ गलती करी, क्या गड़बड़ हुई, कैसे पेपर टाइम मैनेजमेंट हुआ नहीं हुआ टेस्ट में। इसकी प्रॉपर एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है कि टेस्ट में नंबर बढ़े, टेस्ट में परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। तो जब आप टेस्ट की एनालिसिस करोगे, और क्या करोगे एनालिसिस में? जजमेंट करोगे किस पे? वीक एरियाज पे। जब आप इन पे जजमेंट करोगे, टीचर से डाउट्स लोगे, फिर उसके बाद आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। एंड जो भी टेस्ट है वो आपका रफली एवरी 3 वीक्स में कंडक्ट होगा, एवरी थर्ड संडे आपका टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें चलेंगी। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो क्लास में आओगे, क्लास में आपको क्लास नोट्स बनाने हैं, फिर रिव्यू घर पे जाओगे, ये चीज़ घर की है। जब आप घर जाओगे तो आप क्लास को रिव्यू करोगे, नोट्स को मॉडिफाई करोगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। जैसा कि मैंने बताया मिनिमम 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रफली आपको 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है और 2 घंटे आपको क्लास रिव्यू करना है। दोनों चीज़ ज़रूरी है, पहले क्लास रिव्यू उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको CBPS स्टार मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल जो आप बोलना चाहें उससे करेंगे। फिर उसके बाद डाउट आपको रिजॉल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं आए उनके डाउट्स आपको एक डाउट कॉपी बनानी है, उसमें आपको मेंशन करना है, और उसके बाद अगले दिन या जब भी डाउट क्लास है टीचर की तो आपको उनसे डिस्कस करना है। फिर इंटरनल टेस्ट में आपको परफॉर्म करना है। जो अच्छा हुआ ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपने तुक्के से ठीक करे या गलत कर दिया, छोड़ दिए, उनको देखो, उन पे जजमेंट करो कि भाई कौन से वीक टॉपिक्स हैं, कौन से वीक एरियाज हैं, जिससे कि आप अगले टेस्ट में परफॉर्मेंस को बढ़ा पाओ। तो रफली ये आपकी जर्नी होगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर प्रॉब्लम ये है कि ये एक चैप्टर में नहीं करना है, ये आपको 90 चैप्टर तक करना है, 3 अलग-अलग सब्जेक्ट में करना है, लगातार करना है, बार-बार करना है। इवेंचुअली आप इसी चीज़ में लैग करोगे, कभी भी देख लेना। मैं आज बता रहा हूँ अगले 2 साल में जो बच्चा इसको ठीक से अटेम्प्ट कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता वो सिलेक्ट ना हो। मैं पेन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, चाहो तो साइन करवा लेना जब मैं आऊँगा। बट अगर इसको आपने सही से कर लिया तो मैं ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सिलेक्ट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो क्लास नोट्स की अगर हम बात करें कि क्लास नोट्स किस तरीके से चलेंगे, तो भाई जैसे डिजिटल बोर्ड है जिस पे टीचर्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो सब, या आपकी चलो कॉपी मान लेते हैं इसे, ठीक है। बोर्ड पे तो मैंने बता दिया कि आपको सारी चीज़ें एक बार में उतारनी है, पूरी स्लाइड एक बार में उतारनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या है? कोई सोचेगा भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। सब लोग अपने अपने मन में सोच लो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट के लिए डेट डालना। क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको आगे आगे समझा दूंगा।
बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टाइम मैनेजमेंट का सेशन होगा कभी तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डेट डालना इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो पूछ भी सकते हो, बट अभी क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें इसलिए मैं उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। बट हर दिन आपको डेट डालनी है, पेज नंबर डालने हैं। पेज नंबर डालना भी क्यों ज़रूरी है ये भी बात करेंगे। जब आप नोटबुक्स बनाओगे तो इतनी ज़्यादा नोटबुक हो जाएंगी बेटा कि लास्ट में आपको 2 साल बाद ये पता ही नहीं होगा यार कौन सी नोटबुक में कौन सा काम हुआ है। तो रिवीजन करने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा, रिवीजन करने से ज़्यादा समय लग जाएगा नोटबुक आइडेंटिफिकेशन में कि भाई कौन सी नोटबुक में काम कहाँ हुआ था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेज नंबर डालें, डेट डालें, जिससे कि आप उसको क्रॉस चेक कर पाए। अब जो भी टीचर लिख रहे हैं आपको लिखना है, जो भी टीचर लिख रहे हैं आपने उनको लिखा। हाँ, कई ऐसी बात होती है जो टीचर समझाते हैं कि देखो बेटा इस तरीके से चीज़ आप समझ सकते हो कि अगर ऐसे होगा, कोई एनालॉजी दी, सपोज कार की कोई एनालॉजी दी या कोई और एनालॉजी दी, कोई फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है या केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट है या बायोलॉजी में कोई कॉन्सेप्ट है, आपको एक एनालॉजी दी कि अच्छा देखो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। तो वो हो सकता है टीचर लिखे ना बोर्ड पे, लेकिन आपको उसे अपनी लैंग्वेज में ज़रूर उतारना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जो टीचर बात लिखते हैं वो तो उतारते ही हो, लेकिन जो समझाने के लिए बोलते हैं सिर्फ अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में ही बोल देते हैं। जैसे आप जिस भी भाषा आपको समझ में आती है, इंग्लिश जिस जो मैसेज लैंग्वेज होती है वो आप सबको समझ में आती है, उस भाषा में कॉन्सेप्ट को लिखा करो, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे कि आपको वो चीज़ याद रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपकी ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है कि 6 महीने बाद भी आपको वो चीज़ याद आए जो सर ने क्लास में बोली थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को लिखते जाओ। बाकी कई चीज जो भी एग्जाम्पल्स होंगे आप उनको नोट करोगे, जो भी कीवर्ड्स होंगे, जो भी टीचर लिखवा रहा है उस सबको लिखना है। कैच बस यही है कि जो भी टीचर नहीं लिखवा रहे हैं और समझा रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, उनको भी लिखना ज़रूरी है। ये चीज़ हुई। अब इसी के बाद सपोज ये आपका पेज 1 था। हम्म, हम्म। अब ये आपका पेज 2 है। तो सपोज एक दिन का आपका काम यहाँ तक हुआ, इतना तक हो गया। अब ये आपने क्या, यहाँ पे आपके नोट्स आज के खत्म हो गए एक सब्जेक्ट के। तो आपने घर गए, इन नोट्स को पढ़ा, इन नोट्स में कोई दिक्कत है। अब बात आती है अगले स्टेप की, नोट्स मॉडिफिकेशन, जो मैंने बोला था। तो भाई इस तरीके से पहले तो क्लास नोट्स कितनी बनेंगी, नोटबुक कितनी बनेंगी, एक एक ही बनेंगी। फिजिक्स नोटबुक 1, केमिस्ट्री नोटबुक 1, मैथ्स नोटबुक 1 और बायोलॉजी नोटबुक 1। एक एक ही बनेंगी, जब एक भर जाएगी तब दूसरी बनेगी। रैंडम मत चलना, सिस्टमैटिक चलना है, जिससे कि चीज़ें आपके पास रहें। आपके नोट्स ही आपकी बेस्ट स्टडी रिसोर्स बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि नो अल्टीमेटली लास्ट टाइम पे जब आप पहुंचो तो आपके पास एक सिंगल बेस्ट स्टडी रिसोर्स हो जिसको आप पलटो और फटाफट रिवाइज करो। सोचो लास्ट दिन, कल आपका नीट जेई का एग्जाम है, 90 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। कभी आपने सोचा है आज तक एक दिन में 90 चैप्टर रिवाइज करने का? अगर किसी 2 बोर्ड के एग्जाम में छुट्टी ना हो तो हालत खराब हो जाती थी, याद कर लो। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको 90 चैप्टर एक दिन में कैसे रिवाइज करोगे, वो तभी हो पाएगा जब आप सिंगल बेस्ट रिसोर्स एक नोटबुक को बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लास नोट्स करा। अब देखो नोट्स मॉडिफिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो नोट्स मॉडिफिकेशन आपको सिर्फ 2 सोर्सेस से करना है। नोट्स मॉडिफिकेशन 2 सोर्सेस से करना है। पहला है आपका सीवीपीएस का स्टडी मटेरियल या मॉड्यूल, और दूसरा है आपकी एनसीईआरटी। सब लोग एनसीईआरटी बुक्स ले लें अपने अपने सब्जेक्ट्स की, और इन 2 रिसोर्सेस से ही आपको नोट्स को मॉडिफाई करना है। अब नोट्स मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? सपोज कोई भी टॉपिक आज पढ़ा आपने, हमने मोशन इन 1D की बात करी थी, सपोज मोशन इन 1D ही, या केमिस्ट्री में सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल बोहर मॉडल पढ़ा, तो बोहर मॉडल आप सीवीपीएस स्टडी जो मॉड्यूल आपको मिलेगा उसमें वो बोहर मॉडल खोलोगे थ्योरी में और उसको पढ़ोगे। और जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी कि अच्छा ये चीज़ सर ने पढ़ाई है। डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा। आप उसको जब पढ़ोगे आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। अच्छा, लेकिन आपको लगेगा यार यहाँ पे 2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हैं जो कि समझ में तो आ रहे हैं लेकिन मेरे नोट्स में नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप
नोट्स मॉडिफिकेशन या तो एनएम लिखोगे या जो भी सेल्फ नोट्स लिखोगे या सिंपली नोट्स लिखोगे और जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे लगते हैं उनको ऐड करोगे। सारे पॉइंट ऐड नहीं कर रहे हैं लेकिन जो अलग पॉइंट लगे वो ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जो एनसीईआरटी से भी आपको अलग पॉइंट लगेंगे उसको आप ऐड करोगे ऑन द सेम डे इटसेल्फ, बाद में जाके नहीं। और एक बार आप इन सब चीज को दोबारा देखोगे कि भाई इस बोहर मॉडल ही है तो उसका मैंने मॉड्यूल पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली और क्लास नोट्स पढ़ लिए जो सर ने कराया था, क्या इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप उसको अलग से नोट कर लो। अलग से जब नोट कर लोगे तो आप अगले दिन जाके उसे रिजॉल्व करो। एक बात याद रखना कि डाउट्स अगर आप 72 आवर में रिजॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो डाउट आपका हमेशा के लिए चला जाएगा। डाउट वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, ये बात याद रखना। और अल्टीमेटली आप जब नीट जेई का एग्जाम दोगे तो यही जो डाउट्स हैं यही गलती करोगे, क्योंकि जो पहली बार में समझ में आ गया वो तो याद ही रहेगा, जो नहीं आया उसी को समझ के दोबारा अच्छे से डाउट क्लियर करके आपको उसे ही इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से आपको नोट्स मॉडिफिकेशन करना है डेली बेसिस पे। इसी में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने क्लास नोट्स बनाए, घर जाके इन्हीं का रिव्यू करा, फिर नोट्स मॉडिफिकेशन 2 ही रिसोर्स से करना है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ तीसरे रिसोर्स पे मत जाना। अगर तीसरे रिसोर्स पे जाना भी है, आपकी अगर ये 2 चीज़ अच्छी चल रही हो, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही हो, तो टीचर से पूछ के जाना कि आपको तीसरा कौन सा रिसोर्स करना है। जो भी आपको तीसरा रिसोर्स चाहिए होगा वो सारी बुक्स हम लाइब्रेरी में खुद अवेलेबल कराएंगे, आपको बाहर से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बुक सेट का प्रेशर पेरेंट्स पे बहुत है, आप उसको और मत बढ़ाइए। जो बुक चाहिए होगी हम खुद अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। बट इन 2 चीज की इंपॉर्टेंस कम मत समझना, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं सच बताऊं यही 2 नहीं हो पाएगी। अगर आपने इन 2 को अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको कोई और रिसोर्स पे जाने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। ये क्लास नोट्स वाली बात समझ में आई सबको, नोट्स मॉडिफिकेशन वाली समझ में आई। अब एक अगली चीज पे आते हैं कि अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब गलती करेंगे। पहली बात तो आप बड़ा बड़ा लिख लो कैपिटल लेटर में, नो रफ कॉपी। कोई रफ कॉपी नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आपको प्रैक्टिस के लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट प्रैक्टिस कॉपी बनानी है। फॉर ईच सब्जेक्ट 1 प्रैक्टिस कॉपी आपकी बनेगी। सेम तरीके से फिजिक्स प्रैक्टिस कॉपी, केमिस्ट्री प्रैक्टिस कॉपी, इस तरीके से 1 आप डालते जाओगे। जब एक भरेगी तो दूसरे पे जाओगे। बायोलॉजी प्रैक्टिस कॉपी, जनरली लास्ट वाले की नीड नहीं पड़ती है बायोलॉजी प्रैक्टिस कॉपी की, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर भी बनाओ। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसी में अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपका एक तो अपना हैंड रिटन सोल्यूशन प्रिपेयर होगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे, गलतियां होंगी, वो एक जगह रहेंगी। जब एक भर्ती जाए तो आप दूसरों पे जाओगे। तो इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कॉपी बनानी है और रफ कॉपी नहीं बनानी है। ये प्रैक्टिस कॉपी ही असली इंपॉर्टेंट कॉपी है, जिसे आप रफ में करके फेंक देते हो। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रफ कॉपी ना बनाओ, प्रैक्टिस कॉपी बनाओ। सपोज अब आपकी प्रैक्टिस कॉपी, आज आपको काम मिला कि भाई एक्सरसाइज 1 करके लानी है, एक्सरसाइज 1 में 1 से 10 क्वेश्चन करके लानी है किसी भी एक सब्जेक्ट में। एक्सरसाइज 1 यहाँ पे आपने लिखा, डेट डाली आज की, बेसिक्स नहीं भूलने, ठीक है। DDM MMYY पैटर्न में आपने डेट डाली, एक्सरसाइज लिखा, पेज नंबर लिखा, ठीक है। अब आपने अटेम्प्ट करना चालू करा, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करा। तो आप यहीं अटेम्प्ट करोगे, जैसे आप अटेम्प्ट करते हो यहीं अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन के MCQ फॉर्मेट में होंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो अब आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हो? सबसे पहला स्टेप आप करते हो पीछे आंसर देखते हो। पीछे आंसर नहीं देखना है। फिर आप क्या करते हो, मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बात करूंगा, आंसर देख के फिर भेड़ने की कोशिश करते हो कि कैसे आंसर आएगा।
ये चीज़ नहीं करनी है। इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सवाल रिपीट नहीं होना है, कॉन्सेप्ट रिपीट होना है। तो आपका अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको पहले तो आंसर शीट देखनी ही नहीं है, आंसर की लास्ट में है, उसे जब आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तब आपको आंसर शीट देखनी है, आंसर की देखनी है। तो आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, अब आपका कोई भी ऑप्शन नहीं आया, आपने यहाँ पे RT1 लिखा, RT1 मतलब रीट्राई 1, आपने फिर अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ, आपने RT2 करा, फिर अटेम्प्ट करा, अब भी नहीं हुआ, कोई नहीं, इसे छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आगे नहीं बढ़ोगे, पेन चलना रुक गया, तो मैं बताऊंगा क्या होगा। यहाँ पे आप ओवर राइटिंग करने लोगे, यहाँ पे एक स्माइली सी बना दोगे, फिर क्या करोगे, इसके बाल बना दोगे, फिर बॉडी बनाने लग जाओगे इसकी, या यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 45, इसी की ओवर राइटिंग करने लग जाओगे, सर खुजाने लग जाओगे। इसमें नहीं जाना है। एग्जाम में 3 घंटे हैं, 3 घंटे जैसी प्रैक्टिस यहाँ करोगे वैसे ही एग्जाम में होगा। बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पढ़ के रह जाते हैं कि भाई एक क्वेश्चन था, उसी पे लगे रहे बहुत देर, इस चक्कर में पूरा पेपर ही पढ़ना भूल गए, टाइम ही नहीं बचा। तो आपको ये सब नहीं करना है, पेन नहीं रुकना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपका पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब आपको नीचे बढ़ना है, फिर दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका सपोज कुछ भी आपका ऑप्शन आ गया, कोई भी आपने यहाँ पे सॉल्व करा, आपका ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन करा, आपका कोई ऑप्शन आ गया सपोज बी, ठीक है। अभी आंसर चेक नहीं करना है, आंसर लास्ट में चेक करना है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। इस तरीके से आपने 4 करा, सपोज नहीं हुआ, छोड़ दिया, या रीट्राई करा, उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आपको लास्ट में आंसर की देखनी है कि भाई कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। पहला वाला तो हुआ ही नहीं तो इसे छोड़ दिया आपने, दूसरा वाला आपने देखा कि आंसर ठीक है, तीसरा वाला आपने देखा कि ये कर तो दिया था बट आंसर गलत आ गया, ठीक है। उसके बाद भी आपको ऑप्शन देख के भेड़ना नहीं है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपने रीट्राई करा, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ कि अगर रीट्राई के बाद आपका करेक्ट आंसर आ भी गया, तब भी आपका ये डाउट में जाएगा। इसका आपको डाउट पूछना है क्योंकि ये आपका इनिशियली नहीं हुआ था और आपने दोबारा एक कॉन्सेप्ट लगा के रीट्राई करा है। अब वो कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है, ये आपको अगले दिन सर से पूछना पड़ेगा। फिर 4 आपका हुआ नहीं, इस तरीके से आपने 10 में से करे, 10 में से आपके 4 क्वेश्चन हुए। तो अगेन आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, ये मैं आपको पहले ही बात समझा चुका हूँ। अब क्या बनेगा आपका, सेपरेटली एक छोटी पॉकेट डायरी रख सकते हो, या जो आपको ठीक लगता है वहां लिख सकते हो। एक डी लिस्ट या डाउट लिस्ट आपकी बनेगी, जिसमें अगेन आप डेट डालोगे, सब्जेक्ट नेम लिखोगे, चैप्टर नेम लिखोगे, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1, और डाउट में जो आपका आएगा कि आपका फर्स्ट नहीं हुआ था तो फर्स्ट आपका डाउट है, फिर आपका थर्ड हो तो गया था बाद में लेकिन इनिशियली गलत हुआ था तो वो आपका डाउट है, इसी तरीके से फोर्थ नहीं हुआ था तो आपका ये डाउट है, एंड सो ऑन। जो भी डाउट्स हैं आप इसमें लिख लोगे एंड अगले दिन इन डाउट्स को पूछोगे। ये आपको हर सब्जेक्ट में करना होगा। और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अगले दिन डाउट पूछ लोगे तो आंसर कहाँ लिखोगे, उनके सल्यूशन कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, बराबर में जो स्पेस बची है आपको एक कॉलम खाली रखना है, आधे पेज पे ही आपको सल्यूशन अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि अगर आपका ये क्वेश्चन सपोज एक नहीं हुआ था तो आपको इसको ऐसे काटना नहीं है। इसका रीजन बता रहा हूं आपको, इसके बराबर में पहले तो करेक्ट सोल्यूशन, यहाँ पे आपको अलग पेन से लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे CS मतलब करेक्ट सोल्यूशन आपको पूरा नोट डाउन करना है। करेक्ट सोल्यूशन आपने लिख लिया, अब इसको काटना क्यों नहीं है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 3 महीने बाद जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो विश्वास मानो मेरी बात का, आप इस पहले वाले तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ये करेक्ट सोल्यूशन CS दिमाग में ही नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गलती है, इस तरीके से नहीं करना है। जब आप नोट करोगे अपनी गलतियों को तभी तो उनसे सीखोगे। और ये आपका गलत था, टीचर से ये मत पूछो, टीचर आपका डाउट सॉल्विंग मशीन नहीं है, आपको टीचर से कॉन्सेप्ट सीखना है। तो टीचर को दिखाइए कि सर मैंने ये अटेम्प्ट करा, इसमें क्या गलती है मुझे बताइए, और जो गलती वो बताएं उसको आप नोट करो कि भाई ये गलती है इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने करा। क्योंकि
आपके दिमाग में वो चीज़ बैठना इम्पोर्टेंट है, और वो तभी बैठेगी जब आप यहाँ पे नोट करोगे और इसको काट दोगे, रद्दी में फेंक दोगे रफ कॉपी में, तो फिर ये गलती तो आपकी कभी नोट ही नहीं हो पाई। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको जो भी काम करो वो रफ कॉपी में नहीं करना है, प्रैक्टिस कॉपी में करना है, और एक तरफ आपको अटेम्प्ट करना है, दूसरी तरफ करेक्ट सोल्यूशन अटेम्प्ट करना है। इससे दो फायदे हुए, एक तो आपका खुद के अपने हैंड रिटन सोल्यूशन तैयार हो गए मॉड्यूल और डीपीपी के, जो कि पर्सनलाइज्ड आपके अपने हैं विद योर ओन मिस्टेक्स। अब खुद सोच के देखो क्या ये रफ कॉपी के लायक है या ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो गलतियां यही करोगे ना जो यहाँ कर रहे हो, अगर यहाँ करके सीख लिए तो वहां पे नहीं करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्लास नोट्स और नोट्स मॉडिफिकेशन के बाद जो आपके फाइनल क्लास नोट्स हैं वो आपका सिंगल बेस्ट स्टडी रिसोर्स बन जाएगा। और जब आपका सिंगल बेस्ट थ्योरी के लिए अगर कोई रिसोर्स है वो बन गया, तो इसके बाद आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे मन में डाउट्स आ रहे होंगे, भैया शॉर्ट नोट्स ये वो। अभी एनर्जी को चैनलाइज करो, जितना बताया जा रहा है उतना करो, शॉर्ट नोट धीरे धीरे बनेंगे, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे उसे। तो अभी इतनी चीज़ ध्यान रखो कि क्लास नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और कोई चीज़ बची है क्या? एक चीज़ और बच गई है कि जो भी आप नोटबुक या प्रैक्टिस कॉपी, नोटबुक मतलब क्लास नोट्स वाली, और प्रैक्टिस कॉपी जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको फर्स्ट 3 to 4 पेजेस खाली रखने हैं फॉर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग अगेन इसीलिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको लास्ट में पता रहे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, इसीलिए पेज नंबर डालना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे लिखना है वही सिंपल तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट, पेज नंबर। जब भी आपको यहाँ डेट डाल देनी है कि जो भी चैप्टर स्टार्ट हुआ उसकी आपने डेट डाल दी, और चैप्टर 1 चैप्टर नेम आपने लिख दिया, जब तक चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख दिया 1 से सपोज 30 पेज तक ये है। इसके बाद अगले चैप्टर जब चालू हुआ आपने डेट डाल दी, चैप्टर नेम लिख दिया और उसके पेज नंबर लिख दिए। कॉपी पे भी पेज नंबर डालोगे तो तभी आपको क्लैरिटी रहेगी, फटाफट बुक में फटाफट खुल जाता है ना। तो वही आपको कॉपी भी अगर आपको सिंगल बेस्ट रिसोर्स बनानी है तो आपकी इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम आपको प्रैक्टिस कॉपी में भी यहाँ पे चैप्टर नेम एक्सरसाइज नंबर डालोगे, जिससे कि अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज का सल्यूशन रिव्यू करना पड़े तो आपको क्लैरिटी मिले कि भाई आप कैसे रिव्यू करोगे उसे। पेज नंबर जब डालोगे तभी रिव्यू कर पाओगे, इंडेक्स जब बनाओगे तभी रिव्यू कर पाओगे। चाहे तो देख लो कोई ऐसी बुक अगर जिस पे पेज नंबर ही ना डले हों या जिस पे इंडेक्स ही ना हो, क्या बहुत आसानी से चैप्टर ढूंढ पाओगे, और कितनी बुक्स बन जाएंगी आपकी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक। तो उसको इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटेन करके चलिए। ठीक है। अब अब उस बात पे आते हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑब्वियसली सीवीपीएस, फ्रॉम मी, एंड जो भी हमारा सिस्टम है, आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट हमसे कर सकते हो। भाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए आप हमारे पास आए हो। तो आपको सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ चाहिए, आपको टीचर्स चाहिए, वो सब आपको एक्सीलेंट टीचर्स मिलेंगे, आपको बैच एलोकेट हो जाएगा, बैच एलोकेट आपको हो जाएगा, किसी को कोई बैच मिलेगा। एंड आप जिस बैच में आओगे आप मोर और लेस फर्स्ट फ्यू डेज में आपके बैच फाइनल हो जाएंगे। देन उसके बाद आप लगभग उसी बैच में ही रहोगे। बैच शफलिंग जनरली नहीं होती है। शुरुआत के दिनों में आप एक से दूसरे बैच में हो सकते हो, बट बाद में जनरली बैच शफलिंग नहीं होती है। कोई एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, बट एक बार आपको बैच एलोकेट हो गया तो आप लगभग उसी बैच में ही रहोगे। एंड इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जिस भी बैच में आप हो, आपको उन टीचर से पढ़ना है, एंड जो भी टीचर्स हैं वो सब बेस्ट पढ़ाएंगे, एक्सीलेंट पढ़ाएंगे। अगर वो सीवीपीएस इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स के टीचर्स हैं तो वो
एट पार एक्सीलेंसी पढ़ाएंगे। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कितना आना चाहिए, जो एग्जाम लेवल है उससे 20% ज़्यादा आना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है 20% ज़्यादा आना? अगर मैं आपसे बोलूँ आप अभी 10th पास करके आए हो, 8th क्लास का कोई बच्चे का मैथ्स का डाउट है, कैसे सॉल्व करोगे? क्या इंस्टेंटली सॉल्व नहीं कर दोगे जब वो लाएगा? बहुत ही कॉलर ऊपर करके बहुत स्टाइल में सॉल्व नहीं करोगे, अच्छा ये क्वेश्चन ये ले फटाफट हो गया, ना कोई सिली मिस्टेक होगी ना कुछ होगा, फटाफट स्टाइल में सॉल्व कर दोगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जब जेई है या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर थोड़ा उससे ऊपर का आता है तो आप को जो एग्जाम है वो उसी तरीके से लगना चाहिए जैसे अभी आपको 8th क्लास का डाउट लगता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको थोड़ा ऊपर लेवल पे पढ़ो, तब जाके आपको चीजें क्लैरिटी होंगी। ठीक है, बाकी हो सकता है कि आपको इनिशियली टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, या टीचर का आपको पढ़ाया थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो इनिशियल लेवल पे हो सकता है, तो उसके लिए मैं बिठाऊंगा आपको ट्यूनिंग, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको किसी का समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात वो एक्सीलेंट टीचर्स हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, सीवीपीएस के सिस्टम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है आप आज भी बैच छोड़ के जा सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज इन दैट, बट ट्यूनिंग बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, टेस्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डाउट रेजोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। टाइम टेबल नहीं बन रहा है, टाइम टेबल बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो पढ़ाई से रिलेटेड आपको जो भी कोई डाउट हो सकता है, या जो भी कोई आपकी चीज हो सकती है, उसकी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, राइट फ्रॉम टीचर्स टू एवरीथिंग। तो आपको इस चीज के लिए आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लिटरली मेरा कोई खराब मोटिव नहीं हो सकता है। मैं हर बैच में बोलता हूँ कि सबसे आप लोग इस बैच में आए हो कुछ बच्चों को देखकर, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स देखकर, ऐसे ही आपने इस बैच में एडमिशन नहीं ले लिया है। एंड हमारे बैच की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि जेई नीट में कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस बैच से सिलेक्शन होने चाहिए, हर बैच से सिलेक्शन होने चाहिए। तो मेरी इच्छा तो ये है कि भाई हर बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, इसीलिए जो सिलेक्ट नहीं होता उसका फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ें। जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा एंड सिस्टम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ही हो रही हैं एंड बेस्ट हो रही हैं। बाकी आप पहले तो एक मेरा नंबर भी नोट कर लो, जिसको कोई भी डाउट हो तो आज के सेशन के रिगार्डिंग या इन जनरल प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज मेरे को कर देना। ठीक है, वैसे तो मैं डॉक्टर आर्यन अग्रवाल, आर्यन सर सब लोग मुझे कहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बड़े भाई की तरह ही हूँ, और लिटरली जो भी चीज़ होगी मैं उसको आपका एक बड़ा भाई बन के ही गाइड करूँगा। कि आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप सब मेरे अपने छोटे भाई बहन की तरह हो। कोई भी दिक्कत है, पहले तो जिस एग्ज़ाम की आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो वैसे एग्ज़ाम को मैं निकाल चुका हूँ। मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 1400 आई थी, 1405 टू बी प्रिसाइज। तो ठीक ठाक रैंक थी, अच्छी ही रैंक थी। एमबीबीएस मैंने करा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द कंट्री है। इम्पॉर्टेंट है कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर चुके हो वो एग्ज़ाम में मैं निकाल चुका हूँ। मुझे पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होती है, एंड मेरा कोई और मोटिव नहीं हो सकता कि आप लोग अच्छा ना करो। आप अच्छा करेंगे तभी और बच्चे आएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रिपरेशन को ढंग से करें, तभी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अब हाँ, एक चीज़ और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, आपको पूरा लेक्चर प्लानर और टेस्ट प्लानर आपको मिलेगा। लेक्चर एंड टेस्ट प्लानर, आपके कौन सा चैप्टर कब होगा, कितने लेक्चर में कवर होगा, टेस्ट कौन से कब होंगे, उसका प्लानर आपको पहले ही मिल जाएगा। लेक्चर के साथ इसमें हॉलीडे प्लानर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये चीज़ है। और आपको क्या मिलेगा, और आपको सारी क्लासेस, आप कैमरा देख रहे हो, सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्ड होंगी। आपका स्टार बैच का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल क्लासरूम है, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास हो तो रही है, लेकिन आपको मिलेगी तभी जब आप कोई एक्सेप्शनल रीजंस की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। आपकी
अटेंडेंस मोर देन 90% होनी चाहिए इस बैच में अगर आप आ रहे हैं, वरना आप इस बैच को ज्वाइन मत कीजिए क्योंकि नीट जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर करे जाएंगे। जो भी डेली की अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी होगी, वो पेरेंट्स के साथ शेयर होगी। इन टाइम आउट टाइम दोनों शेयर होगा। अगर आउट टाइम आपने पंच नहीं करा है तो आपके पेरेंट्स के साथ शेयर हो जाएगा कि आज पंच नहीं हुआ है। तो आप इसके लिए रेस्ट एश्योर्ड रहें कि एक एक आपका इनपुट आपका पेरेंट्स के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका टेस्ट का प्लेटफॉर्म है वो आपको पता ही है कि सीवीपीएस अभ्यास ऐप पे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। वो आपको बाकी और जब टेस्ट की बात होंगी तब क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपकी चलेंगी एंड जो भी चीज़ होंगी वो बेस्ट से बेस्ट चलेंगी। अब ये बात आती है कि ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अब बात आती है व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपसे चाहिए विच इज़ नॉन नेगोशिएबल, वो है डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट? ये भी ठीक है, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। सबसे पहले रिस्पेक्ट जो आपको करनी है वो आपके पेरेंट्स की करनी है, किसी और से ज़्यादा। इस एज में आपको शायद लग सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए गलत सोचते हैं, गलत चाहते हैं, बट मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके बारे में कोई सबसे अच्छा सोचता है आपसे भी ज़्यादा, तो वो आपके पेरेंट्स हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे ज़्यादा खुश ये लोग होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उसके बाद टीचर्स और जो भी सीबीपीएस का स्टाफ है इंक्लूडिंग मी, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है एंड हाईली डिसिप्लिन्ड रहना है। कोई भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करा जाएगा, आपको सीधा बैच से टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपका इनडिसिप्लिन नोट हो। सीसीटीवी कैमरा सब जगह है, मेरे मोबाइल पे भी फंक्शनल है। आप रेस्ट एश्योर्ड रहें कि इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करा जाएगा। मैं अच्छे से इसे हाईलाइट कर चुका हूँ। एंड आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच में आ गए हैं तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझ लें कि स्टार बैच में अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं है। ये आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। इस बैच का मतलब सिलेक्शन होना नहीं है। अब आपको डेली 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। इतने आर की सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। क्लास में तो आप नोट्स बनाओगे ही, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहोगे, क्लास से तो उठ के नहीं भागोगे। लेकिन आपको जब भी जो क्लास जिस टाइम पे चालू होगी, आज आपको पहला दिन है, बैच अलॉटमेंट है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया हो, बट डेली क्लासेस एकदम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, टाइम पे ख़त्म होती हैं। आपको ब्रेक के बाद ऑन टाइम वापस आना है। अगर कोई भी 5 मिनट भी लेट हुआ तो उसकी क्लास मिस हो जाएगी, एंट्री नहीं मिलेगी। ये मैं मेक श्योर करता हूँ और मेक श्योर होगा ये। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, 6 आवर की सेल्फ स्टडी डेली करनी है एंड सोशल मीडिया नहीं चलाना है। मैंने आज तक पिछले 3-4 साल में एक सिंगल ऐसा बच्चा नहीं देखा जो सोशल मीडिया का यूज़ करता हो और सिलेक्ट हो गया हो। बाकी और कोई भी मैंने देखा हो सकता है किसी भी तरीके का, बट सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी नहीं पढ़ते रहना है। थ्योरी पढ़नी है, क्लास रिव्यू करनी है, लेकिन ज़्यादा टाइम किस पे देना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेशर नहीं लेना है कभी भी। प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो तो किसी से भी बात कर लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बट
प्रेशर नहीं लेना है। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों से बड़ा नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम अपने लिए निकाल रहे हो बट एग्ज़ाम से आपका ज़िंदगी बनेगी, लेकिन आपके मेंटल प्रेशर के कॉस्ट पे वो नहीं है। तो अगर कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कनेक्ट करो, हमारे काउंसलर्स भी आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, मैं खुद अवेलेबल हूँ, तो कभी भी प्रेशर मत लो। और दूसरा, रेलेवेंट स्टडी आपको करनी है। रेलेवेंट मतलब ऊल जलूल नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक उठा के पढ़ने लग गए, कोई भी बुक का फॉरेन ऑथर का नाम सुन लिया उसे करने लग गए। जो मैंने बताया एनसीईआरटी, सीबीपीए स्टार मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो आपको फॉलो करना है। इनके अलावा आपको किसी भी चीज़ की और नीड नहीं है, इतने ही आपको करना है जिससे कि आपका बेस्ट से बेस्ट तरीके से चीज़ें हो पाएँ। सो दैट्स ऑल। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, या आपको एक कोट दिख रहा होगा, आप में से जो भी सब बच्चे को, मैं इसका एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। आप सबको मुझे पर्सनली मैसेज करके इसका मीनिंग बताना है। आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आपको चैट जीपीटी से ढूंढना है, जेमिनाई से ढूंढना है, किसी से भी ढूंढें आप, बट इसका मीनिंग मुझे बताएंगे। मैं क्लास ग्रुप्स में भेज दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। आई होप आपकी ये 2 साल की जर्नी बड़ी अच्छी रहेगी एंड होपफुली हम, आप और आपके पेरेंट्स मिलके आपका सिलेक्शन करवा पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इस बैच में आने का पर्पस सिलेक्शन होना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। ये दुनिया आपके सक्सेस और फेलियर से ही आपको जज करती है, कड़वी सच्चाई है बट सच है। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू सो मच।